अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। चैप्टर 15 का लास्ट आज हमने पढ़ना है, जो लास्ट पोर्शन है इसको हमने छोड़ा था। एक्सक्रीशन हम पढ़ रहे थे, वर्टिब्रेट किडनी देख रहे थे, ठीक है। अब हमने देखना है वर्टिब्रेट किडनी में फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है। कप लाइक स्वेलिंग थी ना नेफ्रॉन में, ठीक है, जिसे हमने बोमायंस कैप्सूल कहा था, जो कि कवर कर रहा था कैपिलरीज के नेटवर्क को। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा? बोमायंस कैप्सूल में। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्स जो होती हैं वो पोरस होती हैं। और फिल्ट्रेट जो है ना, उसको हम इस स्टेज पे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इसमें यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं लाइक ग्लूकोज वगैरह। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ट्यूब्यूल्स में। और दूसरा कहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिल्ट्रेट में सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट रह जाएंगे, बाकी सारी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। सिक्रीशंस वगैरह ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है वो सिक्रीट करेगी हाइड्रोजन आयंस, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो पीएच स्टेबलाइज़र होंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब वाटर जितना ज़्यादा होगा ना, उतना डाइल्यूट यूरिन बनेगा। क्यों? क्योंकि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसकी रिलीज़ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब वाटर जो है अगर वो कम होगा तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और ह्यूमन जो है वो 99.5 जो है वाटर रीअब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी, ये ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड होता जाता है। जब ये कॉर्टिकल से मेडोला की तरफ जाते हैं ना हम, तो ये कंसनट्रेटेड होता जाएगा। इनर मेडोला जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो यूरिया होती है और दूसरा काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज़्म होता है। वो क्या करता है कि वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ग्रेजुअली आउटफ्लो हो जाता है वाटर का फिल्ट्रेट से, ठीक है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि कोई वाटर फ्लो नहीं होता, आउटफ्लो, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम आयंस की किडनी में। हार्मोन्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है, जो कि क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस इन द असेंडिंग लूप। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में भी होती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब सेक्रेट करता है। ये एक्टिवेट करता है जो वाटर है H2O उसकी ट्रांसपोर्ट को फिल्ट्रेट में से, ठीक है, जो किडनी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है किडनी एज ओस्मो रेगुलेटरी आर्गन। ये किडनी जो है ये ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि यूरिन जो है ना उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है वाटर अवेलेबिलिटी पे। वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। जैसे जो वाटर में रहने वाली स्पीशीज़ होती हैं, जैसे फ्रेश वाटर में है, वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। किडनी प्रॉब्लम्स में है किडनी स्टोन्स होते हैं। किडनी स्टोन्स जो हैं ये एक मेजर डिजीज़ है किडनी की, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें हाई ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाता है। हाइपर ऑक्सीलेरिया, जिसमें हाई ब्लड ऑक्सीलेट लेवल हो जाता है। और ये 70% है हाइपर ऑक्सीलेरिया। कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स जो हैं ये 70% है अमंग ऑल स्टोन्स। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बन जाते हैं 15%। यूरिक एसिड होता है 10% कंट्रीब्यूट करता है इस डिज़ीज़ को। इसका हल क्या है? लिथोट्रिप्सी, जिसमें हम किडनी, वैसे तो हम किडनी से जो स्टोन है उसको सर्जिकली भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन लिथोट्रिप्सी क्या है? ये नॉन सर्जिकल रिमूवल है। इसमें स्टोन्स को ब्रेक कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? रेडियो एक्टिव वेव्स की हेल्प से। एक्स्ट्रा कर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं? एक्सरे या अल्ट्रासाउंड इज़ डायरेक्टेड आउटसाइड, ठीक है, उसको हम आउटसाइड डायरेक्ट करते हैं कि वो स्टोन को ब्रेक कर दे जो कि इनसाइड प्रेजेंट है। और शॉक वेव्स क्या करती हैं? वो स्टोन को स्मॉल पीसीस में ब्रेक डाउन कर देती हैं उसका, और वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है? यूरिया का जो ब्लड प्लाज्मा लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है इसमें, और एनीमिया हो जाता है। और जब किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दें तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? डायलिसिस का। डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम जितना भी कह लें
कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो किडनी रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि वो अपना फंक्शन ख़त्म कर चुका है, तो हम डायलिसिस करते हैं। ये दो तरह का होता है, हीमोडायलिसिस जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी जो है वो यूज़ करते हैं, डायलाइज़र मशीन यूज़ करते हैं, और पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें हम जो है ना एक हॉलो ट्यूब के थ्रू मटेरियल जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में एंटर कर देते हैं जो कि एब्डोमेन में होती है, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल्स का। अब नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस है टेम्परेचर की विद इन अ नैरो रेंज डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले प्लांट्स में हम इनके अडॉप्टेशन देखते हैं। प्लांट्स को हाई टेम्परेचर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रोटीन डीनेचुरेशन की प्रॉब्लम है और मेटाबॉलिज्म डैमेज की प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस इसके लिए क्या है कि वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू एवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं और स्टोमेटा जो है वो हाई टेम्परेचर पे क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है? हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, यानी उनसे एंजाइम्स वगैरह बन जाते हैं और डीनेचुरेशन से उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये तो थी हाई टेम्परेचर पे। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं लो टेम्परेचर पे? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं लो टेम्परेचर पे, तो उनकी फ्लूइडिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है जो कि ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स की उसको इफ़ेक्ट करती है। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि वो क्या करते हैं? प्लांट्स इंक्रीज़ कर देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, यानी उनकी क्रिस्टलाइजेशन ना हो सके। लेकिन इनमें एक और प्रॉब्लम भी होता है, अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए ना तो जो साइटोसोल है उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब इसको वो कैसे कवर करते हैं? क्रिस्टल्स जो है ना वो कहाँ पे बनेंगे? साइटोसोल में। वैसे तो प्रॉब्लम ये है ना कि साइटोसोल में क्रिस्टल्स ना बन जाए, लेकिन इनमें अडॉप्टेशन क्या है कि जो सेल वॉल है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, लेकिन जो साइटोसोल है प्रोटोप्लाज्म में सारा लिविंग मैटर जो है ना वो सुपर कूल हो जाता है इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर एनिमल्स में बात करें तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? डिपेंड किस पे कर रहा होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे, यानी बॉडी हीट किस तरह चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट फर्दर किस पे डिपेंड करता है? हीट प्रोडक्शन पे। अब हीट कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू। इसके अलावा जो एक्सटर्नल हीट गेन होता है, एक्सटर्नल हीट लॉस होता है, वो भी मैटर करता है। हीट एनिमल्स लेते कैसे हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से। और हीट आउट ऑफ एनिमल कैसे जाती है? रेडिएशन और एवेपोरेशन की हेल्प से। एनिमल्स में हम टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पाइकिलोथर्म्स हैं और होमोथर्म्स हैं। पाइकिलोथर्म्स क्या हैं कि जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है विद द एम्बिएंट टेम्परेचर वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर आर चेंज्ड। इसमें फ़िश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। होमोथर्म्स क्या होते हैं कि ये एक्सपोज होते हैं चेंजिंग टेम्परेचर में, लेकिन ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं डिस्पाइट ऑफ चेंज। इसमें बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन की गई हीट प्रोडक्शन की बेस पे, एक्टोथर्म और एंडोथर्म। एंडोथर्म कौन से हैं कि जनरेट कर सकते हैं देयर ओन बॉडी हीट एज ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जबकि एक्टोथर्म कौन से हैं जिनकी मेटाबॉलिक हीट जो है बहुत लो लेवल पे होती है और अगर वो प्रोड्यूस करें भी तो उसको क्विकली एक्सचेंज कर लेते हैं इन्वायरमेंट के साथ। इसके अलावा हेट्रोथर्म्स हैं, वो क्या करते हैं कि कैपेबल होते हैं वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, मतलब वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हीट प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रेगुलेट नहीं करते बॉडी टेम्परेचर को। इसमें बैट्स, हेमिंग बर्ड वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद अडॉप्टेशंस हैं। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस देखें तो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, जैसे कुछ ने ना फैटी एसिड लेयर होती है कुछ की स्किन के नीचे। इंसुलेशन और पिलेज है, जैसे फीदर का जो नेटवर्क होता है सारा कम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं पिलेज। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स हैं, पेंटिंग है, ये जो डॉग्स करते हैं। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में वेजो डायलेशन है, यानी वेसल्स का डायलेट कर जाना। वेजो कंस्ट्रिक्शन है, वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट कर जाना। बिहेवियरल अडॉप्टेशन में नेक्टर्नल होते हैं, मॉइस्ट हैबिटेट्स में रहते हैं, बास्किंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा पेंटिंग जो है ये एवेपोरेटिव कूलिंग है रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू। बैट्स जो क्या करते हैं कि वो स्लाइवा और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं एवेपोरेशन के लिए। तो ये था चैप्टर 15 कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे।